नमस्कार। सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति अब दरगाहों से संचालित होगी? क्या इस्लामी संगठन और कट्टरपंथी संगठन ये तय करेंगे कि मुसलमान किसे वोट दें और राज्य में किसकी सरकार हो, सत्ता में कौन आए? इसका फैसला क्या कुछ संगठन करेंगे या कुछ धर्मगुरु करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इस साल मई महीने में पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव के ठीक पहले अभी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने यह ऐलान किया है कि वो मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए एक नई पार्टी बनाएंगे। राजधानी कोलकाता से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर हुगली ज़िले में ये फुरफुरा शरीफ है जो दरगाह है। ये दरगाह है हज़रत अबू बकर सिद्दीकी की, जो 19वीं 20वीं सदी में आए थे, सूफी संत थे। यहाँ उनकी दरगाह है, मज़ार है उनकी, और उनके अलावा उनके 5 बेटों की मज़ार है जिन्हें पंच किबला कहते हैं। अबू बकर साहब सूफी संत थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए भी बहुत से काम किए थे। उन्होंने मदरसे बनवाए थे, उन्होंने स्कूल खुलवाया था, उन्होंने अनाथालय की स्थापना की थी, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए उस ज़िले में पहला गर्ल्स स्कूल खुलवाया था। उनका एक महत्व है, उनकी एक फॉलोइंग है। और उसके अलावा उन्होंने एक संप्रदाय की शुरुआत की थी, एक सेक्ट की शुरुआत की थी जिसे सिलसिला ए फुरफुरा शरीफ कहते हैं। इसके अलावा फुरफुरा शरीफ में 1375 ईस्वी में बनाई गई एक मस्जिद है, उसका महत्व है। तो वहाँ उर्स के मौके पर लाखों मुसलमान वहाँ एकत्रित होते हैं, इसलिए फुरफुरा शरीफ का एक महत्व है धार्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व रखने वाली जगह राजनीति में भी महत्व रखेगी? क्या राजनीति में भी वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरेगी? क्या दरगाह के पीरजादा भी ये तय करेंगे कि किसे वोट देना है? यह सवाल महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि फुरफुरा शरीफ के आसपास के 4-5 जिलों में हुगली के अलावा हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और दिनाजपुर में मुसलमानों की एक अच्छी खासी संख्या है जो फुरफुरा शरीफ से जो लोग जुड़े हुए हैं। और पश्चिम बंगाल के लगभग 2200 मस्जिद सीधे या परोक्ष रूप से फुरफुरा शरीफ दरगाह से, उस ट्रस्ट से, वहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं। और इन 5 जिलों में लगभग 90 विधानसभा सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30 से 35% है। इसलिए फुरफुरा शरीफ का महत्व इसलिए है। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, उत्तर इलाके में स्थित हैं, रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद, उन इलाकों में पहले कांग्रेस का दबदबा था और वहाँ ABA गनी खान चौधरी और प्रियरंजन दास मुंशी जैसे बड़े कद्दावर नेता थे, और अभी अधीर रंजन चौधरी वहीं के हैं। बाद में वहाँ कांग्रेस का गढ़ कमजोर हुआ तो वहाँ CPM ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया और अब CPM को उखाड़ फेंकने की कोशिश में वहाँ तृणमूल कांग्रेस सक्रिय है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को इसमें आंशिक सफलता ही मिली है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का वो गढ़ है ये हम नहीं कह सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है ये पश्चिम बंगाल का दक्षिणी इलाका, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, और इन जिलों में 90 के आसपास सीटों पर 30 से 35% मुसलमान हैं। ये सिलसिला फुरफुरा शरीफ को मानने वाले हैं, ये फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए हैं। तो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का ये कहना है कि कांग्रेस और CPM समेत तमाम दलों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया सिर्फ वोट बैंक के लिए, उनको कुछ खास मिला नहीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के समय, तृणमूल कांग्रेस के राज में, यानी ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, यह कहना है अब्बास सिद्दीकी का। उनका तर्क है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया वोट बैंक के लिए, ऐसे कुछ फैसले किए जिससे ये
ऐसा लगा कि मुसलमानों को कुछ मिल रहा है, लेकिन मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिला। मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगा ममता बनर्जी पर, लेकिन मुसलमानों का हाथ खाली रहा। यह कहना है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का, और इसी आधार पर उन्होंने अपने लिए एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया है। वो राजनीतिक पार्टी होगी और उनका कहना है कि उसके साथ जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिसे मुस्लिमीन AIMIM, वो भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। और AIMIM और जो फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी होगी, जिसका नाम अभी होना तय है, वो और दूसरी पार्टियां मिलकर 8 पार्टियां मिलकर एक मोर्चे का गठन करेगी, जो 90 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से तकरीबन 45 से 50 सीटों पर चुनाव फुरफुरा शरीफ के पीरजादा साहब की जो पार्टी होगी वो लड़ेगी, और उसके अलावा असदुद्दीन की पार्टी AIMIM तो है ही। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों की इस पार्टी से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा। यह बात बहुत ही साफ है कि AIMIM या जो नई पार्टी बनने वाली है वो मुसलमानों का वोट काटेगी, तृणमूल कांग्रेस का वोट काटेगी। तृणमूल कांग्रेस के जो गढ़ हैं, ये 5 जिले जो मैंने कहा है जहां 90 सीटें हैं, वहां सेंध लगाएगी। और इससे फायदा किसे होगा? इससे फायदा होगा बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मुसलमानों का वोट कटने से, मुसलमानों का वोट बंटने से जो हिंदू कंसोलिडेशन होगा, उसके अलावा जो मुसलमान वोट बटेंगे उसका नुकसान होगा इन्हें। और जहां तितरफा या चौतरफा मुकाबला होगा, तृणमूल, CPM और बीजेपी और उसके बाद AIMIM या जो मोर्चा बनने वाला है, वो जहां इस तरह का चौतरफा से मुकाबला होगा, जिसमें 2 बड़ी मुस्लिम पार्टियां होंगी, वहां मुसलमानों का वोट बुरी तरह बिखरेगा। और जिन जगहों पर लगातार बहुत नजदीक का फाइट होगा, 3000, 4000, 5000, 10,000 वोट का अंतर होगा, वहां अगर 3000, 4000, 5000 वोट भी ये पार्टियां मुसलमानों का काट ले जाती हैं, फायदा बीजेपी को होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब्बास सिद्दीकी को, क्या असदुद्दीन ओवैसी को, यह पता नहीं है, जो मुझे पता है आपको पता है। सवाल यह उठता है कि क्या उन दरगाहों से पश्चिम बंगाल का भविष्य तय होगा। लेकिन इसके पीछे यहां रुककर मैं एक बात और कहूंगा कि इस मामले में ममता बनर्जी के ऊपर भी आरोप लगते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने वाकई ऐसे कदम उठाए थे जिससे मुसलमानों के एक धड़े को, कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा मिला था। उन्होंने मस्जिदों के इमामों के का वेतन तय किया था, उन्होंने वक्फ बोर्ड में पैसा दिया था, उन्होंने ये जो पैसा दिया था वक्फ बोर्ड का, वो ऐतिहासिक पैसा दिया था। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार में भी अब तक किसी सरकार ने उतना पैसा नहीं दिया, बल्कि यह कहा जा सकता है कि अब तक की सरकारों ने जितना पैसा दिया होगा उससे ज्यादा पैसा ममता बनर्जी की सरकार ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद को दिया, और मस्जिदों के इमामों का वेतन तय किया। जाहिर इस पर बवाल होना था। तो इससे फायदा आम मुसलमानों को नहीं हुआ। आम मुसलमानों को फायदा हुआ या हो सकता है ममता बनर्जी के दूसरे कदमों से। जैसे ममता बनर्जी ने जो पिछड़े मुसलमान हैं, जिसे बिहार यूपी में पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उन्हें आरक्षण देने के लिए जो एक केंद्रीय आयोग का गठन हुआ था, उसने सिफारिश दी थी कि नौकरी और शिक्षा के मामले में जो पिछड़े मुसलमान हैं उन्हें उन पिछड़ों की श्रेणी में ही उसी कोटे में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से लागू किया, लेकिन इसका नतीजा आने में समय लगेगा। उसी तरह ममता बनर्जी ने जो मदरसों का जो आधुनिकीकरण तो वाम मोर्चा के समय ही हो गया था, लेकिन उन्होंने उसमें नया आयाम ये जोड़ा कि इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी माध्यम के मदरसे खुलने लगे। इन सबसे फायदा हुआ है, होगा, लेकिन उसका नतीजा आने में समय लगेगा। लेकिन जो इमामों का वेतन है, जो वक्फ बोर्ड को पैसा है, जो मस्जिदों का अनुदान है, इसका फायदा एक छोटे से वर्ग विशेष को मिला, इमामों को मिला, कट्टरपंथी तत्वों को मिला। यह काम ममता बनर्जी ने किया है। इसीलिए ममता बनर्जी पर अगर तुष्टीकरण का आरोप लगता है तो बेबुनियाद है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी ने उस तथाकथित तुष्टीकरण के आरोप के तहत जो कुछ किया, वो तत्व अब इतना हावी हो चुके, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वो अब बड़ी हिस्सेदारी की मांग करते हैं। उन्हें और भी कुछ चाहिए, और वो अब ममता बनर्जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। यानी ममता बनर्जी अपने ही जाल में फंसती चली जा रही हैं। तो फिर हम उसी स्थान पर पहुंचेंगे कि जब मई में वोट होंगे तो पता चलेगा कि दरगाहों से पश्चिम बंगाल का भविष्य तय होता है या नहीं।
फिलहाल आप देखते रहें सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।